नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी हम लेकर आते हैं। हमारे साथ आज 4 मेहमान हैं। जय पुरोहित है जेम फाइनेंशियल सर्विसेज से, कुणाल शाह हैं निर्मल भंग से और नवीन माथुर हैं डायरेक्टर हैं कमोडिटीज और करेंसी आनंद राठी से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। साथ ही आज हमारे साथ विपुल शाह भी होंगे, चेयरमैन हैं जीजेईपीसी के जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले टॉप 10 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। टॉप 10 खबरों में गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो आज यहां पर अच्छी खरीदारी दिख रही है। 150 रुपए से ज्यादा की तेजी सोने में और चांदी में 500 रुपए से ज्यादा की मजबूती दिख रही है। क्रूड पर अब दायरे में कारोबार हो रहा है, हालांकि कल 3% से ज्यादा की तेजी दिखी थी। नेचुरल गैस 1.5% तक की तेजी है। निचले स्तरों पर हल्की खरीदारी दिख रही है। एमसीएक्स पर 300 रुपए के ऊपर फिलहाल भाव है। कॉपर 0.25% की कमजोरी 765 रुपए के आसपास और ज्यादातर मेटल में आज कमजोरी ही है। एग्री मार्केट की बात करें तो मेंथा में आज 1% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। 1050 रुपए के नीचे यहां पर मेंथा का वायदा आ गया। हल्दी में हल्की तेजी है 7850 रुपए के आसपास। जीरा का मार्च वायदा 36,500 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। धनिया में भी हल्की तेजी है, 8,500 रुपए के आसपास धनिया का वायदा ट्रेड कर रहा है। कैस्टर दायरे में कारोबार है 7,000 के आसपास। चलिए, तो टॉप 10 खबरें अपडेट कमोडिटी मार्केट की। लेकिन आज आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, सबसे पहले बात हम करेंगे कच्चे तेल की, क्योंकि कच्चे तेल में कल जबरदस्त एक्शन था। नवीन जी, क्या लग रहा है? 3% तक की तेजी दिखी। चाइना रीओपनिंग यहां पर प्ले हो रहा है, लेकिन यूएस के जो स्टॉक्स के जो नंबर आए थे वो काफी ज्यादा थे। वो थर्ड सबसे लार्जेस्ट स्टॉक का जो बढ़ोतरी था। हालांकि उसकी वजह ये थी कि वहां पर सर्दियों की वजह से रिफाइनिंग कम हुई थी, उससे स्टॉक बढ़ा था। लेकिन अब आगे की चाल क्या रहेगी और कौन से ऐसे ट्रिगर होंगे जो क्रूड कीमतों को आगे ड्राइव कर सकते हैं? नमस्कार विष्णु मोहन जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सबको नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जो क्रूड है वो एक दायरे में ही काम करेगा। बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग फैक्टर्स हैं विष्णु मोहन जी, अगर आप देखें तो आज का जो यूएस का सीपीआई डेटा आने वाला है वो बहुत ही क्रूशल होगा ये बताने के लिए कि जो फेडरल रिजर्व है वो अब क्या स्टैंड लेगा मॉनेटरी टाइटनिंग और लूजनिंग की तरफ। जहां तक बात है मिनट्स की, जो पिछले दिसंबर में मीटिंग हुई उसकी मिनट्स कुछ दिनों पहले जो रिलीज हुई थी, उसमें अभी भी थोड़ा सा हॉकिश स्टैंस दिख रहा है। हॉकिश मतलब कि मॉनेटरी टाइटनिंग हो सकती है। पर अगर सीपीआई डेटा जो एक्सपेक्टेशन है 6.5% से कम आता है तो डेफिनेटली एक हम रैली दे सकते हैं मार्केट में, क्योंकि वो दर्शाएगा कि फेडरल रिजर्व और सेंट्रल बैंक्स जो हैं अक्रॉस द वर्ल्ड कुछ हद तक इन्फ्लेशन पे काबू पा चुके हैं। ऑल्दो जो फेड का टारगेट है इन्फ्लेशन का वो 2% है, पर अगर 6.5 के नीचे आता है नंबर तो डेफिनेटली एक तरह से थोड़ा सा पॉजिटिव रुख होगा कि इन्फ्लेशन पे पकड़ कुछ हद तक जो टाइटनिंग हुई पिछले साल उसका इफेक्ट आता हुआ दिख रहा है। सेकंड, चाइना 100% इकोनॉमी ओपन अप कर रहा है। टेंशन अभी भी हैं कुछ हद तक कोविड को लेके, पर मेरे ख्याल से जो 100% ओपनिंग का स्टैंस है वो यही दिखाता है कि अब चाइना पर्टिकुलरली विद इकोनॉमिक ग्रोथ फोकस है और उसकी वजह से भी कुछ हद तक क्रूड के चाल में तेजी आ सकती है। नेगेटिव क्रूड के लिए एक तो मेरे ख्याल से जो अभी तक रिसेशन का जो एक दबाव बना हुआ है, कल आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भी जो अपनी रिपोर्ट्स निकाली उसमें भी थोड़ा सा यही बताया गया है कि 2023 कुछ हद तक खराब ही रहेगा डेवलप्ड वर्ल्ड, इन स्पाइट दैट कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी, बट लेकिन स्टिल सो ओवरऑल द पिक्चर स्टिल रिमेन्स प्रीटी अनसर्टेन एंड वॉलेटाइल। पर क्रूड जिस तरह से अब चाल दिखा रहा है, आपने देखा भी है कि पिछले हफ्ते तकरीबन $88-89 के आसपास ब्रेंट था, जो कि तकरीबन $82-83 के आसपास आज है, और WTI में भी थोड़ा सॉरी $77-78 के आसपास का जो भाव है अभी, जो कि नीचे आया है। डेफिनेटली विंटर वाज वन ऑफ द रीजंस ऑफ स्टॉक पाइलिंग और द इन्वेंटरीज मूविंग ऑन द अपसाइड, बट वी स्टिल फील दैट द स्ट्रेटजी फॉर शॉर्ट टर्म कैन बी टू बाय ऑन डिप्स। अगर आप देखें क्रूड इंडिया मार्केट्स एमसीएक्स जो जनवरी वायदा है वो 6,300 के आसपास का भाव चल रहा है, नीचे के लेवल पे बाय करना चाहिए विष्णु मोहन जी, तकरीबन 6,300 250 के लेवल्स के
आसपास बाय करें, स्टॉप लॉस 6200 का लगाएं और 6500 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं इन शॉर्ट का मतलब कि 1-2 दिन के अंदर इमीडिएट बेसिस नॉट एन इंट्राडे बट 1-2 दिन के अंदर थोड़ी सी डिप्स पे खरीदी करके तेजी देखी जा सकती है। आपको क्या लग रहा है क्या करना चाहिए कच्चे तेल में? 6340 के आसपास एमसीएक्स पर भाव है, यहां से किस तरह की चाल आपको दिख रही है? कि ग्रुप यहाँ से तेल जाएगा और यहाँ से डाउनसाइड लिमिटेड है और मेरी राय में 6300 में बाय कर सकते हैं, 6400 6450 तक के लेवल आ सकते हैं। और फंडामेंटल्स में एक ही चीज़ पे फोकस करना है, वर्ल्ड में 10% डिमांड ऑयल की चाइना से आ रही है और जो चाइना ट्रेड है इसको पूरा वर्ल्ड अंडर एस्टिमेट कर रहा है कि 6 महीने से जो चाइना लॉकडाउन में था वही चाइना अभी धीरे धीरे मार्केट में नॉर्मलसी पे आ रहा है। तो 1 से 1.25 मिलियन बैरल की ऑयल की डिमांड बढ़ने वाली है। सो दैट इज बेसिकली बुलिश फॉर प्राइस और दैट विल टेक प्राइसेस हायर। जय, आपकी ट्रेडिंग रणनीति क्या है इंट्राडे के लिए एमसीएक्स क्रूड में? देखिए, नमस्कार विष्णु मोहन जी। नमस्कार सर। नवीन जी ने एकदम अच्छे से बताया कि रेंज में जो है वही मुझे भी लग रहा है कि एक रेंज बाउंड रहेगा। ब्रॉडर जो रेंज है मुझे लग रहा है कि 6100 से 6500 550 का एक ब्रॉडर रेंज है जहाँ पे नेक्स्ट 1 वीक के लिए ट्रेड करना चाहिए। इंट्राडे के लिए अगर किसी को ट्रेड करना है तो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, हमारा व्यू थोड़ा पॉजिटिव साइड में है, बट रिस्क रिवॉर्ड करंट लेवल्स पे इतने फेवरेबल नहीं है। 6250 के अराउंड अच्छे लेवल है, वहां पे बाइंग करके ट्रेड लें। 6170 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में 6450 तक के लेवल्स हम लोग देख सकते हैं। चलिए, अब हमारे साथ बुलियन सेक्टर पर बात करने के लिए विपुल शाह हैं, चेयरमैन हैं जेम्स जोली एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, सबसे पहले बजट से आप लोगों की क्या उम्मीद है जीजे ईपीसी की? क्या डिमांड आप लोगों ने भेजी है, क्या प्रस्ताव आपने भेजा है? नमस्कार। सबसे पहले तो गोल्ड और सिल्वर के जो ड्यूटी है वो हमने डिमांड ये रखी हुई है कि वो 4% पे आ जानी चाहिए। उसका वजह यह है कि एक्सपोर्टर्स के बहुत सारा वर्किंग कैपिटल रुक जाता है उसमें, और ये अगर ड्यूटी नीचे आती है तो ये अपने एक्सपोर्ट के क्षेत्र को बढ़ावा देगा। तो पहले तो हमने ये गोल्ड सिल्वर की ड्यूटी को नीचे 4%, जो अभी करीबन 15% है, उसको 4% पे लाने की बात की है। दूसरा, हमने एक ज्वेलरी रिपेयर हब के लिए हमने ये फरमाइश रखी हुई है कि ये ज्वेलरी रिपेयर हब ये इसलिए रखने के लिए बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, $5 बिलियन का इंडस्ट्री है, जिसमें अमेरिका 30% का हिस्सा देती है। तो अगर हमारी पॉलिसी, अगर हम सारे दुनिया की ज्वेलरी अगर यहाँ पे लावे तो हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। तो टर्की और वगैरह दूसरी जगह से ये सारा चीज यहाँ पे शिफ्ट होके तो ये ज्वेलरी हब इंडिया बड़ा माहिर हो सकता है इसके ये क्षेत्र में। और दूसरा, हमने ये अपने SNZ स्पेशल नोटिफाइड जोन, जो हमारे डायमंड्स के लिए माइनिंग कंपनीज जो यहाँ पे आती है उनको माल दिखा के वापिस जाती है गुड्स यूएई और बेल्जियम और वापिस री इम्पोर्ट होता है, तो वो लोग के लिए एक ऐसा टैक्स लाया जाए, प्रिजम्पशन टैक्स, कि दैट इज मतलब बेल्जियम और यूएई के कंपैरिजन में होए और वो प्रिजम्पशन टैक्स आने से वो माल यहाँ पे बेच सकते हैं। तो जैसे आप जानते हो कि 10 में से 9 डायमंड सब कट एंड पॉलिश हिंदुस्तान में हो रहे हैं। तो अगर इस तरह से अगर माल यहाँ पे डायरेक्ट आता है तो ये भी हमारे एक्सपोर्ट के क्षेत्र को बहुत बढ़ावा देगी। और हम लोग ने डायमंड इम्प्रेस लाइसेंस जो हमारी रिक्वेस्ट थी कभी की, वो हमने मांगी हुई है कि लास्ट 3 साल का एवरेज एक्सपोर्ट पे हम लोग को डायमंड एक्सपोर्ट हमको 5 to 10% के बीच में पॉलिश डायमंड इंपोर्ट किया जाए, क्योंकि उससे क्या होता है कि यहाँ पे जो बारगांव में जो बोत्सवाना और जो जगह पे बेनिफिशियल लॉज है, तो वहां से मतलब ज्वेलरी के लिए अगर 10% जैसे हम लोग को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, तो ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए हमको जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट जो यहाँ पे जो नहीं होता है उसके साथ मिक्स करके ज्वेलरी के हम लोग वहाँ पे दूसरे देशों में हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और फाइनली हमने लैब ग्रोन डायमंड पे ये जो सीड आती है वो सीड पे उसका ड्यूटी निकालने की हमने दरख्वास्त रखी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे ऑलरेडी ग्रोइंग सीवीडी टेक्नोलॉजी पे 3500 मशीन ऑलरेडी है, और जो इस तरह से जा रहा है मेक इन इंडिया, हमारे मतलब ये इसका एक्सपोर्ट का बढ़ावा बहुत बढ़िया अच्छी तरह से हो सकता है। सर, आपने बात की जो लैब ग्रोन डायमंड है उसके सीड्स पर आप लोगों को राहत की मांग कर रहे हैं सर, लेकिन लैब ग्रोन डायमंड को लेकर कितना पेनिट्रेशन है मार्केट में
और क्या उसकी रीसेल वैल्यू है, उस तरह की डिमांड है जैसा नेचुरल डिमांड को लेकर है? नहीं, मतलब एक चीज है कि लैब ग्रोन डायमंड की इंडस्ट्री है, तो वो अभी मतलब आज करीबन 1-1.5 बिलियन के बीच में है, और धीमे धीमे जो लग रहा है कि 4-5 बिलियन की तरफ जाएगी। ये वो सेगमेंट को हिट करती है जो अफोर्डेबल ज्वेलरी बोलते हैं, कि आज के जो भी मिलेनियंस है वगैरह जो है, तो वो लोग क्या उसकी रिसेल वैल्यू नहीं देखते, ये वो लोग ये देखते हैं कि ये अफोर्डेबल है। और वो भी आज नेचुरल डायमंड जो है और लैब ग्रोन है, दोनों उसके रास्ता के कस्टमर और क्लाइंटल बेस भी अलग है। तो लैब ग्रोन को मतलब एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं एज फार एज कटिंग एंड पॉलिशिंग का इंडस्ट्री है, तो दोनों की टेक्नोलॉजी सेम ही है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इश्यू आ रहा है। ओके सर, अब बात इंपोर्ट ड्यूटी में आप कटौती की मांग कर रहे हैं आप लोग इंडस्ट्री की तरफ से। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो मौजूदा हालात है, जिस तरह के फिस्कल डेफिसिट्स के नंबर है, ऐसे में लग रहा है कि अब इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का रूम होगा सरकार के पास? सरकार का ये प्रॉब्लम है करंट अकाउंट डेफिसिट का, जो हम सब जानते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम सरकार को मतलब ये गोल्ड और वो इतना सेंसिटिव इश्यू है, अगर ज्यादा ड्यूटी रहेगा तो एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ा वर्किंग कैपिटल रुक जाता है। तो सरकार को मतलब कोई ना कोई ऐसा स्कीम तो जरूर लाएगी, जिससे सरकार भी नहीं चाहती कि गोल्ड का भी ज्यादा इंपोर्ट होए बट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देवे। ऐसा तो कुछ ना कुछ पॉलिसी में जरूर आना चाहिए। विपुल शाह जी, अब आपसे अब आखिरी सवाल होगा बुलियन मार्केट के आउटलुक को लेकर। क्या लग रहा है, क्या यहाँ से किस तरह का आउटलुक, प्राइस आउटलुक आपको क्या है? डिमांड का सिनेरियो इस साल क्या रहने वाला है? इंडस्ट्री, आपके जितने भी मेंबर्स वगैरह हैं, वहां से क्या सेंस मिल रहे हैं? आज ज्वेलरी का, आज जैसे आप सब जानते हैं, सोने का भाव बहुत बढ़ गया है। सोने का भाव ऑलमोस्ट अब तक 56-57 हजार है। तो एक वॉलेटिलिटी जो मार्केट में सोने की वजह से है, तो थोड़ा तो कस्टमर्स रुकेंगे, थोड़ा टाइम उसको टाइम लगेगा नए भाव में सेटल होने को। और जो इस तरह से जैसे ही ये स्टेबिलिटी आ जाती है, तो ये हम लोग को मतलब कस्टमर को मतलब ऑटोमेटिकली इसके अंदर मतलब इंपोर्ट करके मतलब सोना लेके हम लोग एक्सपोर्ट वगैरह मतलब के लिए अच्छा रहेगा। और आगे जाते मतलब ये इंडस्ट्री में अभी हमारा फिलहाल IIJ सिग्नेचर का शो हुआ, जिसमें करीबन 3000 ऊपर एग्जीबिटर्स ने पार्ट लिए थे, और सबका मतलब ये शो भी अच्छा रहा, सबका रिस्पांस अच्छा रहा। तो हमें उम्मीद है कि ये क्षेत्र में हमको ये क्वार्टर के अंदर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा जाना चाहिए। ओके, शुक्रिया विपुल शाह जी, आपने वक्त निकाला। और बजट से आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं, इंडस्ट्री क्या डिमांड कर रहा है, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की क्या डिमांड है, आप लोगों ने सरकार के सामने ये मांग रखी है। शुक्रिया सर, आपसे बजट के दिन फिर से बात होगी कि क्या फैसला होता है। फैसला आने के बाद, बजट भाषण के बाद कोशिश करेंगे आपको जोड़ने की। शुक्रिया विपुल शाह जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वायदा बाजार की हम बात कर लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर में आज क्या करना चाहिए? कुणाल जी, क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर में आज अच्छी तेजी दिख रही है, ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है आपकी तरफ से? जी, आज गोल्ड से बहुत की मूवमेंट आ सकता है। ऑलरेडी CPI डेटा के पहले ही गोल्ड सिल्वर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो मेरी राय में गोल्ड सिल्वर में आज थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन थोड़ा भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आता है तो गोल्ड सिल्वर में एक प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। सो मैं थोड़ा कॉशियस स्टांस रहना प्रेफर करूँगा आज के दिन के लिए। तो प्रॉफिट टेकिंग इवनिंग सेशन में, इन्फ्लेशन अगर एक्सपेक्टेशन से कम आ रहा है तो और भी तेजी होगी, बट अगर एक्सपेक्टेशन ही है 6.5 की, सो इवन 6.97% आता है अगर, तो गोल्ड में एक प्रॉफिट टेकिंग देखने मिलेगा। सो आज थोड़ा 56,200 के ऊपर गोल्ड जाएगा नहीं, ऐसा ध्यान बैठ रहा है, और कहीं नीचे में 55,500 ऐसा कोई लेवल आपको दिख सकता है। ओके, आप ट्रेडर्स को क्या सलाह दे रहे हैं जयपुरोहित जी? गोल्ड ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, और इनफैक्ट हम लोग ने देखा कि कॉमेक्स में लास्ट 4-5 दिन में एक अच्छी तेजी भी बनी है, बट रुपए में जो मजबूती आई है उसकी वजह से अपने मार्केट्स में इतनी तेजी नहीं देखने के लिए मिली, और थोड़ा टाइम और प्राइस करेक्शन देखने के लिए मिला है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, 55,700 के अराउंड बाय करना चाहिए। 55,500 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, और 56,300 तक के लेवल्स हम लोग देख सकते हैं। आज CPI डेटा जरूर है, उसकी वजह से वॉलेटिलिटी रहेगा। अगर हो सकता है तो इंट्राडे में ही एग्जिट करके चले और कैरी फॉरवर्ड ना करें। जी ओके, अब ब्रॉडर आउटलुक क्या है गोल्ड और सिल्वर को लेकर आपका, नवीन जी?
कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू है। ऑल्दो अगर आप देखें तो रीसेंट हाई गोल्ड का इंडियन मार्केट्स में तकरीबन 56,180 के आसपास का भाव था, 175 के आसपास ऑल टाइम हाई जो था वो 56,200 का भाव है, जो अगस्त 2020 में हुआ था। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स आर स्टेबलाइजिंग एट अराउंड, और आई वुड से होवरिंग एट अराउंड द ऑल टाइम हाइज। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रुपी व्हिच हैज बीन डेप्रिशिएटिव for quite a long time. अगर आप देखें स्पॉट गोल्ड मंथ टू डेट अप्रोक्सीमेटली 3.26% के गेन्स हैं। इंडियन एमसीएक्स गोल्ड की बात कर रहे हैं, दिस ईयर पर्टिकुलरली मंथ टू डेट वुड बी 4.36 पर। पिछले जो 2 साल थे स्पॉट गोल्ड डॉलर के हिसाब से तो वो नेगेटिव ही रहे, 0.3% was negative for 2022 and 21 was approximately 9% negative. रुपीज में बिकॉज ऑफ द रुपी डेप्रिसिएशन हमारे मार्केट्स में द पॉजिटिव रिटर्न्स ऑन 2022 टू एन एक्सटेंट ऑफ 14% और तकरीबन 4% की गिरावट देखी 2021 के अंदर। इकोनॉमी, इन्फ्लेशन and the monetary policy would determine how the things would pan out. अगर इन्फ्लेशन तेज रहता है तो डेफिनेटली मॉनेटरी टाइटनिंग होगी, और जिस तरह की बातचीत चल रही है कि इकोनॉमीज रिसेशन में हो सकती हैं तो वो पॉजिटिव होगा गोल्ड के लिए। पर एट द सेम टाइम अगर इन्फ्लेशन काबू में आ जाती है, चाइना goes full-fledged on their economy, so I think when the economy takes turn, the appeal of gold as a uncertain or a kind of an asset, risk averse asset, would prove its mental, and therefore the prices may come down. But थोड़ा सा volatility तो expect आप कर ही सकते हैं 2023 के अंदर भी, जैसे हमने 2022 में देखा। ओवरऑल ट्रेंड मुझे लगता है on a long term basis between 52 to 57,000 in India, and internationally we are not seeing it going beyond and stabilizing at around $1,900. तो इंडियन मार्केट्स में तकरीबन 56-57,000 का ऊपर का लेवल होगा, और नीचे की तरफ तकरीबन 52,000 से लेके 51,000 के आसपास। इंटरनेशनल मार्केट्स तकरीबन 1750 से 1850, मैक्सिमम 1900 अगर कुछ नेगेटिव होता है, which gives an appeal। सेंट्रल बैंक भी बाइंग कर रहे हैं विष्णु मोहन जी, तो अगर वो भी बाइंग जारी रहती है for one reason or the other, I think the gold might see a positive stance, but overall trend seems to be neutral to slight bullish, both for the dollar and the rupee terms. ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर, महीने भर में करीब 45% तक की गिरावट आने के बाद हल्की रिकवरी आज दिख रही है। कुणाल जी, क्या व्यू है आपका नेचुरल गैस में, क्या सलाह देंगे? नेचुरल गैस में मेरा रिकमेंडेशन ऐसा है, आज 301 रुपये में आप फ्यूचर बाय कीजिए। जितनी क्वांटिटी बाय करते हैं उसके सामने 310 रुपये की कॉल भेज दीजिए। ये स्ट्रैटेजी में खेलना अच्छा है। कहीं ना कहीं एक पुल बैक आ सकता है नेचुरल गैस में, बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। फंडामेंटल्स कोई लंबी तेजी के नहीं है, बट पुल बैक के लिए ये स्ट्रैटेजी पे आप काम कीजिए। दिस साउंड्स गुड स्ट्रैटेजी टू ट्रेड इन नेचुरल गैस। जी, स्टॉप लॉस क्या बताया आपने नेचुरल गैस के लिए एमसीएक्स पर? I think 282 should be your... ओके, ठीक के आसपास का। चलिए अब जय, आपकी कॉल क्या है नेचुरल गैस में आज? देखिए, नेचुरल गैस जो भी वॉलेटिलिटी चल रही है, डेफिनेटली पुल बैक जरूर एक्सपेक्टेड है, बट फ्यूचर्स में स्ट्रिक्टली अवॉइड करूंगा जो वॉलेटिलिटी अभी चल रही है। तो बुल कॉल स्प्रेड करना चाहिए, वॉल्यूम्स अच्छे हैं ऑप्शंस में। 310 का कॉल बाय करके 330 का एक कॉल सेल कर सकते हैं। 9 रुपए के अराउंड उसका आउटफ्लो है करंटली। 5 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा जो प्रीमियम डिफरेंस है उसका, और उसमें 20 रुपीज का टारगेट रहेगा। बुल स्प्रेड की सलाह नेचुरल गैस में है। चलिए अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में आज सुस्ती दिख रही है, लेकिन जो बायसनेस है वो नीचे की तरफ ज़्यादा दिख रही है। क्या लग रहा है कुणाल जी, कोई टॉप पिक पूरे ही बेस मेटल्स काउंटर में, कहाँ आज ट्रेड की सलाह दे रहे हैं आप? ये आज मुझे लग रहा है सब कमोडिटी में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। बहुत सब बड़े हुए हैं, और जो मार्केट दिखा रहा है वो मुझे लग रहा है आज 770 के आसपास कॉपर में मैं शॉर्ट करूँगा। 775 का स्टॉप लॉस रखूँगा, और नीचे में 760 758 में मैं शॉर्ट पोजीशन कवर कर लूँगा। ओके, जय, आपकी टॉपिक बेस मेटल्स में?
कि मोर और लेस ये टाइम करेक्शन रहेगा, ज्यादा बड़ा मंदी तो नहीं है यहाँ पे बेस मेटल्स में। और जिस तरह चाइना रीओपनिंग हो रहा है और जैसे डिमांड आ रही है बेस मेटल्स की, ओवरऑल ट्रेंड और आउटलुक पॉजिटिव ही है। तो मैं जिंक को बाय करने की सलाह दूंगा करंट लेवल्स पे, या यहाँ से अगर थोड़ा डिप आता है 270, 850, 279, वो एक अच्छा लेवल है बाइंग के लिए। 276 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और अपसाइड में मुझे लग रहा है आने वाले 3 से 4 दिन में हम लोग 290 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। बेस मेटल्स पर आपका आउटलुक क्या है नवीन जी? न्यूट्रल है विश मोहन जी, थोड़ा नेगेटिव रहेगा मेरे हिसाब से, ज्यादा तेजी तो नहीं है। द ओनली पॉजिटिव फैक्टर इज इन्फ्लेशन कंट्रोल, एंड अगर चाइना फुल इकोनॉमी खोलता है तो बिकॉज बीइंग द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इंडस्ट्रियल मेटल्स, तो वो थोड़ा सा एक तेजी का रुख दे सकता है, पर ज्यादा तेजी भी नहीं है, मुझे उल्टा मंदी ही दिखाई दे रही है। पर इंट्राडे में थोड़ा बहुत तेजी अगर आ सकती है 1-2 दिन में तो आ सकती है। एल्यूमिनियम एंड जिंक बाय करना चाहिए डिप्स पे, पर्टिकुलरली एल्यूमिनियम 212 के लेवल्स के आसपास। एमसीएक्स का जो जनवरी वायदा है वो बाय करके चल सकते हैं। टारगेट जो है 216 का देख सकते हैं, और 210 का जो है वो स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। सेम केस विद कॉपर ट्यूब, डिप्स पे बाय करिए, बट स्ट्रैटेजी उल्टी है। टारगेट 275 का देख सकते हैं 750 पे, 755 पे बाय करने के लिए, और 745 के आसपास का स्टॉप लगा है। मतलब ये जैसा जय ने कहा, सेल ऑन द राइज, I say it on the other side that buy on the dips, but the target still remains the same, which is on the sell side at 775 for the copper. तो बेस मेटल्स में ये पिक नवीन जी की तरफ से। शुक्रिया नवीन जी आपका, कुणाल जी आपका, और जय पुरोहित आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए, लेकिन एक अहम खबर आपको बता दें कि अब सस्ता सोयाबीन तेल का जो क्रूड सोयाबीन तेल का जो इंपोर्ट था टीआरक्यू के तहत जो हो रहा था टैरिफ रेट कोटा के तहत, अब उसे 1 अप्रैल से बंद कर दिया जाएगा। कल ये नोटिफिकेशन डीजीएफटी की तरफ से जारी किया गया था। 2 साल के लिए फ्री इंपोर्ट की दी गई थी इजाजत। हालांकि क्रूड सूरजमुखी तेल का फ्री इंपोर्ट जो टीआरक्यू के सीमा के तहत है वो जारी रहेगा। टीआरक्यू के सीमा के बाद फिर नॉर्मल इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाता है। तो ये एक अहम अपडेट। लेकिन अब जाते जाते अब आपको बता दें कि हम एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासल गांव के चेयरपर्सन सुवर्णा जगताप जी से खास बातचीत की बजट को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर, मंडियों के मुद्दों को लेकर। उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल होगा प्याज को लेकर, किस तरह के भाव, हालांकि काफ़ी समय से एक स्टेबल भाव है, एक लेवल में भाव है, किस तरह की डिमांड है, किस तरह का अराइवल यहाँ पर हो रहा है मंडियों में? ये लासलगांव कृषि उत्पन्न बाजार समिति इंडिया में नहीं तो एशिया में सबसे बड़ी मंडी कहलाई जाती है, और इसके जो ओनियन है उसके साइज़ और क्वालिटी के लिए उसको आइडेंटिफिकेशन मार्क मिला है। और अभी लासलगांव में ये अभी तकरीबन 20,000 क्विंटल के आसपास आवक होती है, और इसका जो अभी फ़ायदा तो स्टेबल है, पर अभी इसके भी अलावा इसको ज़्यादा भाव मिलना चाहिए, क्योंकि अभी इस साल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, मतलब मौसम भी अच्छा है। और ये ऐसा है, पहले महाराष्ट्र का ज़्यादा 33% शेयर था, पर अभी महाराष्ट्र के साथ भी गुजरात है, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इसी सभी राज्यों में अभी ओनियन का प्रोडक्शन ले रहे हैं। तो अभी मुझे मेरी ये दरख्वास्त है, अभी सब मतलब परराष्ट्र मंत्री है, अर्थमंत्री है, कि जितना एक्सपोर्ट हम अभी कर सकते हैं बाहर उतना करना चाहिए। अभी फिलहाल 10% करते, तो 10% से 15-20% हम अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ाए तो उसका फ़ायदा ट्रेडर्स को भी होगा, और इनडायरेक्टली ये अपने किसान लोगों को भी होगा। ओके, यानी एक्सपोर्ट बढ़ाना ज़रूरी है। साथ ही मैम बोली कि महाराष्ट्र का उत्पादन का जो शेयर था वो अब कम हो रहा है, बाकी राज्यों में भी उत्पादन हो रहा है। लेकिन अब मैं अगला सवाल आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो मौजूदा भाव हैं वो मंडियों में भाव है, मंडियों में किस तरह के भाव है अलग अलग क्वालिटी के प्याज को लेकर? यस, अभी कम से कम अभी लोएस्ट है जो है अभी 900 रुपये पर क्विंटल का रेट है, और जो एवरेज अभी है जो 1500 है, और जो हाईएस्ट अभी 1800-1900 ऐसा आ रहा है। पर अभी मैं ऐसा बोलूँ कि किसान लोगों को आगे भी 1 एकड़ में अगर वो 100 क्विंटल का अभी अगर ले रहे हैं, अगर उसका ही खर्चा अगर 1000-1200 रुपये क्विंटल है, तो उनको मतलब उनका भाव है उससे भी ज़्यादा, मतलब एक 50% ज़्यादा उनको मिलना चाहिए। तो मुझे यही दरख्वास्त है कि जैसे भी हमारे इतना प्याज का प्रोडक्शन हो रहा है, तो अभी इंडिया में तो सब अभी कंज्यूम होके भी वो बच रहा है, तो बैलेंस ओनियन बाहर ज़्यादा एक्सपोर्ट होना चाहिए। और अभी पहले ये हालात था कि श्रीलंका बांग्लादेश में जा रहा था, पर अभी श्रीलंका की जो पोजीशन है और बांग्लादेश की जो इंटरनल जो कंडीशन है उसके वजह से अभी वहाँ का एक्सपोर्ट बंद हुआ है। तो मुझे ये थोड़ा रिक्वेस्ट थी सरकार से
भी केंद्र सरकार को कि ये अपना सार्क देशों के भी बढ़कर अगर यूरोप है, अमेरिका है, अगर वहाँ पर अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे और वैसे कुछ हमें योजनाएं अगर उन्होंने एक्सपोर्ट लोगों को भी दी तो वो ज़्यादा फायदा एक्सपोर्ट को भी होगा, ट्रेडर्स को भी होगा और इनडायरेक्टली किसान लोगों को भी होगा। अभी